वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा, दक्षिण की सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहा। वह केवल खूंखार ही नहीं था, बल्कि दिमाग से भी खेलता था। दरअसल वीरप्पन साल 1987 में उस वक्त चर्चा में आया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक वन अधिकारी को अगवा कर लिया था। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर उन्हें 100 दिनों तक अपने पास कैद रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया था। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। तो इतने खूंखार और खतरनाक डाकू को आखिर कैसे मारा गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंदन तस्कर वीरप्पन की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 75 साल पहले कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम से। 8 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म तमिलनाडु के तमिल वन्नियार समुदाय में हुआ था। वीरप्पन ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम बहुत छोटी सी उम्र में ही रख दिया था। 1962 में वह महज 10 साल का ही रहा होगा जब उसने अपने गुरु सेवी गौंडर की मदद से गोपीनाथम में एक हाथी को गोली मार दी थी और उनके साथ मिलकर 3 वन अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 1990 में उसकी शादी मुथुलक्ष्मी से हुई, जिसने वीरप्पन से सिर्फ इस वजह से शादी की थी क्योंकि वह एक कुख्यात डाकू था और उसकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थीं। वीरप्पन ने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत अपने चाचा सालवई गौंडर की सहायता से की थी, जो खुद एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। वीरप्पन ने शुरुआत में चंदन और हाथी दांत के तस्कर के रूप में काम किया और हाथियों को उनके दांतों के लिए मारने लगा। बाद में वह अपने चाचा से अलग हो गया और अगले 25 वर्षों में वीरप्पन और दूसरे शिकारियों ने मिलकर 2000 से 3000 हाथियों की हत्या कर दी। 17 साल की उम्र में उसने अपने काले कारनामों का विरोध करने वालों को मारना शुरू कर दिया और इसमें उसके शिकार आमतौर पर पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और वे मुखबिर होते थे जो पुलिस और सेना को उसकी खबरें पहुंचाते थे। नवंबर 1991 में एक वरिष्ठ IFS अधिकारी पंडिलापल्ली श्रीनिवास की हत्या करके उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद अगस्त 1992 में एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक वरिष्ठ IPS अधिकारी भी शामिल थे। वीरप्पन आम नागरिकों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता था। उसने अपने ही गांव के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने पुलिस की जीप में सफर किया था। गोविंदपड़ी में वीरप्पन ने एक बंदारी व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस पर उसे पुलिस मुखबिर होने का संदेह था। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और वन अधिकारियों की 41 सदस्यीय टीम को जांच के लिए बुलाया गया। 9 अप्रैल 1993 को जिन 2 वाहनों में टीम यात्रा कर रही थी, उनके नीचे बारूदी सुरंगों में विस्फोट किया गया। यह विस्फोट कर्नाटक के मलाई महादेश्वर पहाड़ियों के पास पलार में हुआ, जिसमें उस टीम के 22 सदस्य मारे गए। पलार विस्फोट के नाम से फेमस यह वीरप्पन का सबसे बड़ा सामूहिक हत्याकांड था। उसके बाद तो वीरप्पन के गुनाहों की लिस्ट बढ़ती ही चली गई। 30 जून सन 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता राजकुमार और 3 अन्य लोगों को तमिलनाडु कर्नाटक सीमा के पास सत्यमंगलम तालुका इरोड जिले के डोड्डा गजनूर से अगवा कर लिया, जहां फिल्म स्टार अपने गृह प्रवेश समारोह में भाग लेने गए थे। उसने राजकुमार को 108 दिनों तक कैद रखा और आखिरकार नवंबर 2000 में बिना किसी नुकसान के उन्हें छोड़ दिया। बाद में एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि उसे छुड़ाने के लिए कर्नाटक सरकार को 20 करोड़ रुपए देने पड़े थे। आम लोगों और पुलिस अधिकारियों को ही नहीं, नेता और मंत्री भी उसकी पहुंच से दूर नहीं थे।
25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को चामराजनगर जिले के उनके गांव से अगवा कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक कृषि विपणन मंत्री रहे थे। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु के ज्वाइंट स्पेशल फोर्स ने नागप्पा को रिहा कराने के लिए केरल पुलिस के साथ काम किया। हालांकि उन्हें रिहा कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और नागप्पा 3 महीने बाद कर्नाटक के एक जंगल में मृत पाए गए। इस बीच एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन वीरप्पन सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। इसी दौरान 2003 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया और वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कोकून लॉन्च कर दिया गया। वैसे आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था, क्योंकि 1993 में भी विजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस बार विजय कुमार ने एक बड़ी योजना के तहत काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के गैंग में अपने आदमी घुसा दिए थे। ये वो वक्त था जब वीरप्पन के गैंग में लोग कम हो रहे थे और विजय कुमार ये बात अच्छी तरह जानते थे। 18 अक्टूबर 2004 का दिन था। वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने जा रहा था। जंगल के बाहर पपीरा पट्टी गांव में उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वो उसमें सवार हो गया। वीरप्पन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस की है और उसे एसटीएफ का ही एक आदमी चला रहा था। एसटीएफ को पल पल की जानकारी मिल रही थी। एसटीएफ ने वीरप्पन के हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में एक ट्रक खड़ा कर दिया, जिसमें हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। एम्बुलेंस के ट्रक के पास आते ही एसटीएफ ने उसे हाथ देकर रोका और माइक पर वीरप्पन को सरेंडर करने को कहा गया। दूसरी बार सरेंडर का अनाउंसमेंट होते ही एम्बुलेंस चला रहा एसटीएफ का जवान गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। मौका पाते ही एसटीएफ ने एम्बुलेंस के अंदर ग्रेनेड फेंका और जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। वीरप्पन के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 साथी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन आखिरकार वो भी एनकाउंटर में मारे गए। वीरप्पन को पकड़ना और मारना कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे खोजने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे।